देखिए आज हम पढ़ेंगे इस सप्ताह के टॉप 10 करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज में उसकी पूरी जानकारी दूंगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे आपके सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है। ठीक है, इसलिए क्लास छोड़कर ना जाएं, इस क्लास को पूरा जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि जितनी परीक्षा होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए अपडेट देता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए आज का पहला टॉपिक पर लेके चलेंगे चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की अगर बात करी जाए तो चंद्रयान 3 मिशन है क्या। देखिए इसरो ने जो अभी लॉन्च किया है चंद्रयान 3 मिशन, कब लॉन्च किया है, 14 जुलाई को 2:35 पर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चंद्रयान 3 को जो भेजी गई है, देखिए किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, GSLV MK3 या LMB3 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर बात करें देखिए भारत का ये तीसरा मून मिशन है। क्या है, भारत का ये तीसरा मून मिशन है। मिशन सफल रहा तो यूएसए, सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत जो है आपका कौन सा देश बन जाएगा, चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें इसमें चंद्रयान 3 मिशन के कुछ इंपोर्टेंट्स के बारे में, देखिए पैरामीटर की जो बात करें और विशेषताएं क्या हैं, जो पैरामीटर लगाए गए हैं। देखिए लूनर पोलर ऑर्बिट, तो इसकी विशेषता क्या है, 170 गुणा 36,500 किलोमीटर से लूनर पोलर ऑर्बिट तक इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्लोरेट लाइफ की अगर बात करें तो कितनी है इसकी, 3 से 6 महीने है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो I3K मॉडिफाइड है। ठीक है, ड्राई मास की अगर बात करें 448.62 किलोग्राम दाब रहित है। ठीक है, दाब सहित है। प्रोपटेंस, देखिए प्रोपलेंट्स की अगर बात, प्रोपलेंट मास की अगर बात करें तो इसका प्रोपेलेंट मास की अगर बात करें तो 1696.39 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, टोटल पीएम मास की अगर बात करें, टोटल पीएम अगर मास की बात करें तो इसका 4145.01 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, पावर जनरेशन की अगर बात करी जाए इसमें तो 748 वाट समर सोलर साइज एंड विद बेस क्या है इसमें, वाट का इंजन है। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो एस एंड वेट ट्रांसपोंडर TCC क्या है इसमें, IDS का कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन है। ठीक है, एटीट्यूड सेंसर की अगर बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, CASSIRAP माइक्रो स्टार सेंसर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, देखिए अब बात करें फेलियर बेस्ड डिजाइन क्यों है, क्या कहते, अगर इसमें बताया गया है कि फेलियर बेस्ड डिजाइन मतलब चंद्रयान 3 को मिसाइल को बनाने के लिए फेलियर बेस्ड डिजाइन पर काम किया गया है। ठीक है, इसके उसमें बातों पर ध्यान दिया गया क्या, जिसमें कुछ चीजें गलत होने पर भी रोवर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडर कर सके। ठीक है, तो इसलिए फेलियर बेस्ड डिजाइन इसको बनाया गया है। देखिए इसरो प्रमुख सोमनाथ ने बताया था कि चंद्रयान 2 सफलता आधारित डिजाइन पर आधारित है। ठीक है, जबकि चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन पर आधारित है। ठीक है, चंद्रयान 2 था क्या था आपका, सफलता आधारित डिजाइन पर था, लेकिन तीसरा क्या आपका फेलियर बेस्ड डिजाइन पर आधारित है। सोमनाथ ने आगे बताया था कि हमने उन बातों पर ध्यान केंद्रित किया है कि किन कारणों से मिशन फेल हो सकता है, इसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं जिससे सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फेलियर बेस्ड डिजाइन इसको बनाया था। उससे पहले जो डिजाइन चंद्रमा 2 का जो बनाया था उन्होंने आधारित सन की सफलता आधारित डिजाइन पर उसको आधारित बनाया था चंद्रयान 2 को। अब चंद्रयान 3 से कुछ खास बातें जान ले। देखिए नंबर 1, चंद्रयान 3 जो है आपका एक स्वदेशी प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है इसमें, जिसका उद्देश्य क्या है, अंतर्ग्रह मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है और प्रदर्शित करना है। पॉपुलेशन मॉडल लैंडर और रोवर को इंजेक्शन ऑर्बिटर से 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 एक लैंडर मॉड्यूल LM, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर लैंडर और रोवर की विशेष रूप से एकल चंद्र दिवस अवधि के लिए कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है,
जो पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर है, यानी कि पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है एक वो, ठीक है। तीसरी विशेषता है इसकी, चंद्रयान-3 मिशन पर इसरो द्वारा 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चंद्रयान-3 मिशन का कुल खर्च चंद्रयान-2 मिशन की तुलना में कम है, यानी कि चंद्रयान-2 का जो खर्च था उसकी तुलना में इसका कम खर्च है, ठीक है। चंद्रयान-3 जो है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा जा रहा तीसरा अन्वेषण प्रोजेक्ट है। इसे भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष यान से क्या है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, ठीक है। चंद्रयान-3 मिशन के साथ जाने वाले रोवर का उपयुक्त नाम प्रज्ञान है, जो संस्कृत शब्द का ज्ञान से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभार, ठीक है। अगला इसमें टॉपिक 6 इसका टॉपिक है, चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से जुड़ी जानकारी एकत्र करना है, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग करना और चंद्रमा के भूविज्ञान और उसके विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। यह मिशन चंद्रमा के इतिहास, विकास और संरचना के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाएगा, अगर ये सफल रहा तो, ठीक है। आगे इसकी विशेषता रहेगी, अभी तक केवल 3 देशों ने सफलतापूर्वक लूनर लैंडिंग कराई है, ठीक है। अभी कितने देशों ने कराई है? केवल 3 देशों ने कराई है, ठीक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन शामिल है, ठीक है। भारत इस लिस्ट में चौथा देश होगा, क्योंकि हमारा सफलतापूर्वक अगर ये रहा तो, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन बनेगा इस हफ्ता का, देखिए डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन है, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए, भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने करियर की पहली टेस्ट पारी शतक चढ़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं, ठीक है। 21 वर्षीय जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिया में खेले जा रहे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक पूरा करते ही यह मुकाम हासिल किया है, ठीक है। अगर बात करें, देखिए जायसवाल ने 215 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किया है, ठीक है। वहीं टेस्ट डेब्यू शतक लगाने वाले क्या हैं, 17वें भारतीय बन गए हैं, ठीक है। इससे अगर बात करें पहले, तो पहले भारतीय टीम के ओपनर के तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शाह की यह उपलब्धि हासिल थी। कौन थी आपकी? शिखर धवन और पृथ्वी शाह को यह पहली उपलब्धि हासिल थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, रोहित ने जो है आपका 44वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा है, ठीक है। रोहित ने क्या है आपका 44वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा। देखिए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर का 110वां टेस्ट शतक पूरा किया है, साथ ही उनका 44वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी रहा है, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के अंतरराष्ट्रीय शतकों की बराबरी कर ली है। किसके कर लिए? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं स्टीव स्मिथ के अंतरराष्ट्रीय शतकों की उन्होंने बराबरी करने कर ली है रोहित शर्मा ने, ठीक है। चलिए देखिए, टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले अगर भारतीयों की बात करी जाए तो खिलाड़ी, देखिए पहला अगर बात करी जाए तो पहले नंबर पर आते हैं आपके 118 रन थे, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ 1999 में, ठीक है। दीपक सोधन 110 रन, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ 1952 में, ठीक है। एजी कृपाल सिंह 100 इनके रन थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ 1955 में, ठीक है। तो टेस्ट में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब्बास अली बेग, ठीक है, 112, ठीक है। अब्बास अली बेग 112 इंग्लैंड के खिलाफ 1959 में, ठीक है। हनुमत सिंह 105 रन इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, 1964 में। गुडप्पा विश्वनाथ 137 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1969 में, ठीक है। सुरमिंदर अमरनाथ 124 रन न्यूजीलैंड बनाम 1976 में, ठीक है। मोहम्मद अजरुद्दीन 110 रन इंग्लैंड के खिलाफ 1984 में, ठीक है।
मोहम्मद अजरुद्दीन। प्रवीण आमरे 103 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1992 में। सौरभ गांगुली 131 रन इंग्लैंड के खिलाफ 1996 में। वीरेंद्र सहवाग 105 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2001 में। सुरेश रैना 120 रन श्रीलंका के खिलाफ 2010 में। ठीक है। शिखर धवन 187 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में। रोहित शर्मा 177 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ 2013 में। ठीक है। पृथ्वी शाह 134 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ 2018 में। ठीक है। श्रेयस अय्यर 105 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 में। ठीक है। यशवी जायसवाल, ठीक है, 143 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में। ठीक है। तो ये भारत के कुछ शतक लगाने वाले, ठीक है, खिलाड़ी थे। चलिए आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। देखिए यमुना का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या है, यमुना का जो जलस्तर बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए दिल्ली यमुना के सबसे क्या है उच्चतम स्तर पर बह रही है। यमुना क्या है, नदी दिल्ली के अपने उच्चतम स्तर पर बह रही है, जिसमें कई इलाकों में क्या है पानी भर गया है। ठीक है। यहां पे अगर बात करें उपराज्यपाल ने आज, देखिए पिछली जो बारिश हुई है उसमें बैठक बुलाई थी, उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल रहे थे। तो बारिश की वजह से क्या है दिल्ली में हालत बिगड़े हुए हैं। दिल्ली क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर 208.6 मीटर ऊपर पार पहुंच गया है। ठीक है। दिल्ली के निचले इलाकों में क्या है पानी भर गया है। अगर जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो दिल्ली के अन्य रिहायशी इलाकों में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे अगर बात करें इसमें मोस्ट क्या है मैं वो करा दूं आपको। देखिए केजरीवाल ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर हथनीकुंड बैराज से नियंत्रित गति से पानी छोड़ने की अपील की है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिल्ली की देश राजधानी में कुछ समय बाद क्या यहां पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाना है। ठीक है। अब बात करें क्यों बढ़ रहा है जलस्तर। देखिए जलस्तर क्यों बढ़ रहा है, लगातार बारिश तो हो रही है। पश्चिमी भारत में शनिवार से बारिश हो रही है। दिल्ली में सप्ताह से बारिश भी दर्ज की गई है, तेज बारिश रुकी नहीं है। ठीक है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का कारण हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से ऊपर की ओर छोड़े गए पानी से निर्धारित होता है। इस बैराज से मानसून इतर अन्य महीनों में आमतौर पर करीब 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, लेकिन मंगलवार को वहां से 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना के जलस्तर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है। कितना पानी छोड़ा जाता था हर महीने, अन्य महीनों में करीब 352 क्यूसेक पानी छोड़ा, लेकिन मंगलवार को कितना छोड़ दिया, 3.59 लाख क्यूसेक पानी उन्होंने छोड़ दिया था, जिससे यमुना के उसमें जलस्तर में वृद्धि हुई थी। ठीक है। जलस्तर बढ़ने के कारण और भी हैं। देखिए जलस्तर पीछे नदी के किनारे अतिक्रमण और यमुना नदी में गंदगी के चलते जमे गाद के भी कई कारण माना जा रहा है। गाद की मात्रा ज्यादा होने से नदी का जलस्तर ऊपर हो जाता है, साथ ही गाद के कारण नदी में जल का बहाव भी तेजी से हो जाता है। वहीं जानकारों का मानना है कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते हैं, अब 1 दिन में ही पहुंचा जा रहा है। ठीक है। बैराज एक बांध का काम नहीं कर सकता, मतलब बैराज एक बांध का काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद विपरीत बात क्या कह रहे हैं, बांध एक विपरीत बैराज का पानी का भंडारण नहीं कर सकता, यह केवल नहरों में छोड़े गए पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह पानी केवल लंबे समय तक नहीं रोक सकता। गौरतलब है कि हरियाणा सहित ऊपरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। इससे पहले अगर बात करें तो 1978 में यमुना का जलस्तर बढ़ा था। ठीक है। कब बढ़ा था, 1978 में। देखिए 1978 में यमुना का जल स्तर कितना हो गया था, 207.49। ठीक है। उसका स्तर पहुंच गया था। ठीक है। तो उस समय भी बाढ़ आ गई थी और काफी नुकसान हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए पर्यटकों के 10 टॉप 10 शहर जो हैं उनकी बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है। तो ये अगला टॉपिक पे अगर बात करें, देखिए सबसे पहले 25 सबसे सूची जारी की है पर्यटन। देखिए ट्रेवल्स प्लस लेजर मैगजीन ने हाल ही में 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी करी है, जिसमें से भारत के 2 शहर भी शामिल हैं। ठीक है। 2 स्थान मिला है उनको भी।
ट्रेवल प्लस मैगजीन ने अपने पाठकों की पसंद के आधार पर लिस्ट जारी करी है। ठीक है, अगर बात करें, देखिए राजस्थान का उदयपुर शहर दूसरा सबसे पसंदीदा शहर है। ठीक है, वही दूसरे भारतीय शहर की बात करें तो मुंबई इसमें 10वें नंबर पर है। ठीक है, राजस्थान का उदयपुर आपका दूसरे नंबर पर है और मुंबई आपका 10वें नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर की बात करें तो ओक्सका, देखिए ओक्सका मैक्सिको का सबसे पसंदीदा शहर है। ठीक है, ट्रेवल प्लस मैनेजर की लेजर रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको का ओक्सका शहर पर्यटकों के द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे अच्छा शहर पहले नंबर पर है। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष ओक्सका ने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका उदयपुर। देखिए उदयपुर दूसरे नंबर पर आया भारत का अपरा। इस बार उदयपुर टॉप 10 रैंक में शामिल है। पिछले साल उदयपुर 10वें स्थान पर था। ठीक है, आपका कितने नंबर पर आया? पिछले साल 10वें पर था, आपका कितना हो गया? उसका दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, ट्रेवल प्लस लेंजर 2021 की रैंकिंग में उदयपुर का दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, उदयपुर भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका क्योटो, क्योटो जापान। ठीक है, क्योटो कहाँ है आपका? जापान में। ठीक है, तीसरी लिस्ट पर जापान क्योटो का शहर है। क्योटो भी पर्यटकों के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। क्योटो में पर्यटकों की जमावड़ा क्या है? वर्ष भर लगा रहता है। क्योटो भी ट्रेवल प्लस लेंजर के टॉप 5 शहरों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्योटो है। उसके बाद आता है आपका उबुद, इंडोनेशिया। देखिए उबुद है इंडोनेशिया में। उबुद क्या है आपका? इंडोनेशिया में शहर है। देखिए टॉप 5 स्थान बनाने वाला इंडोनेशिया का उबुद शहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, यह चारों तरफ से क्या है? जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ क्या है? हाथियों की सवारी, झरनों का दृश्य वहां जाने वाले पर्यटकों क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, उबुद इंडोनेशिया का। ठीक है, उसके बाद बात आती है सैन मिगुएल डी अलेंदे की। मेक्सिको का शहर है सैन मिगुएल डी अलेंदे, मेक्सिको का शहर है। ये भी टॉप 5 में है। ठीक है, देखिए मेक्सिको सैन मिगुएल एल सिंदे की अगर बात करें, शहर भी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो पिछले साल इसको कितना था? दूसरा स्थान मिला था और इस बार इसे 5वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो टॉप 10 देश कौन है। पहले नंबर पर आपका ओक्सिका मैक्सिको का, उदयपुर भारत का दूसरे नंबर, क्योटो जापान का तीसरे नंबर पर, उबुद इंडोनेशिया का चौथे नंबर पर, सैन मिगेल दे ओल्दे आपका मैक्सिको का 5वें नंबर पर, मैक्सिको सिटी मैक्सिको का आपका 6ठे नंबर पर, टोक्यो का शहर आपका जापान 7वें नंबर पर, इस्तांबुल तुर्की का 8वें नंबर पर, बैंकॉक थाईलैंड का 9वें नंबर पर, मुंबई आपका भारत का है 10वें नंबर पर। ठीक है, तो मुंबई को आपका 10वां स्थान मिला है। देखिए माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध है मुंबई। क्या है आपका? माया नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध भारत का शहर, टूरिस्ट के लिए बेहतरीन स्पॉट माना जाता है। ठीक है, इस रैंकिंग मुंबई को जो स्थान मिला है, मुंबई के लियोपोल्ड कैफे जैसे क्लासिक पर्यटनों और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी साइटों से लेकर कला दीर्घाव और कोलवा क्षेत्रों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? 10वां, और उदयपुर को आपका दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं बैठक हुई है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने जो ये बैठक में हुई शामिल हुई है। देखिए जीएसटी की 50वीं बैठक वित्त मंत्री कौन है? आपकी वित्त मंत्री इस टाइम निर्मला सीतारमण। ठीक है, अध्यक्षता में आयोजित करी गई है। इसमें क्या है? कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे कि आपका जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग घुड़दौड़ जैसे आयोजनों पर कितना जीएसटी लगाया गया है? 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिलिंग सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी में क्या है? कटौती करी गई है। ठीक है, जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठनों को मंजूरी दी गई है। देखिए जीएसटी काउंसिल बैठक की अगर कुछ बात करें महत्वपूर्ण बातों की, देखिए पहला अगर बात करी जाए तो जीएसटी काउंसिलिंग 50 की बैठक में कैंसर की दवा डिनूटुमेक्स पर लगने वाले टैक्स में भारी छूट दी गई। जो कैंसर की दवा है आपकी डिनूटुमेक, इस पर क्या है? टैक्स में छूट दी गई है। ठीक है, वहीं कच्चे स्नैक्स, फ्लेट्स और सिनेमा घरों में बिकने वाले खाद्य पेय पदार्थों पर
जीएसटी 18 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 5% कर दी गई है। ठीक है, वहीं आगे बात करें जीएसटी काउंसलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे बात करें वहीं स्पेस सेक्टर में प्राइवेट स्पेस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च पर जीएसटी में छूट दी गई है। इससे देश के स्पेस स्टार्टअप को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, वहीं बात करें आगे काला कपास सहित कच्चा कपास को जीएसटी दरों में शामिल किया गया है। ठीक है, एसयूवी वाहनों पर जीएसटी निर्धारित की गई है, जबकि जेडान वाहनों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी निर्धारित करी गई है। ठीक है, तंबाकू जो चबाने वाले उत्पाद हैं उस पर जीएसटी क्या है, निर्धारित करी गई है। ठीक है, अब जीएसटी घटाया किन पे है, देखिए कच्चे बिना तले हुए स्नैक्स पर लगने वाले जीएसटी 18 से कितनी कर दी गई है, 5% कर दिया गया है। वहीं मछली में घुलनशील पेस्ट 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% किया गया है। ठीक है, तो इसको घटा दिया गया है। नकली जरी धागे पर लगने वाली जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है, 5% कर दी गई है। वहीं एलईडी स्लैब पर लगने वाली दर को भी कितना 18 से घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल के और क्या फैसले लिए गए हैं उनके बारे में बात करें। जीएसटी काउंसिल के अन्य फैसले क्या लिए गए हैं, जीएसटी काउंसिलिंग ने आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को उन निर्दिष्ट बैंकों की लिस्ट में शामिल किया है जिनके लिए सोने, चांदी या प्लेटिनम के आयात पर जीएसटी छूट उपलब्ध है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने क्या है, आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को क्या है, इसमें जीएसटी के सोने और चांदी, प्लेटिनम के आयात पर जीएसटी में छूट उपलब्ध कराई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर जहां खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, इसके लिए अलावा मुआवजा उपकर लगने के लिए 31 मार्च 2023 को लागू पूर्व यथा मूल्य दर को अधिसूचित किया जा सकता है। ठीक है, अगला फैसला लिया है इसमें देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इसरो एथलेटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस लिमिटेड एनएसएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रशिक्षण सेवाओं से लेकर प्राइवेट सेक्टर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी गई है। ठीक है, वहीं आगे बात करें जीएसटी काउंसिलिंग ने अपीलीय न्यायाधिकरण के सुचारू गठन और कामकाज को सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वाले नियमों के लिए सिफारिश करी है। ठीक है, वहीं आगे बात करें अगले टॉपिक की। देखिए दुनिया की सबसे 10 शक्तिशाली सेनाएं किस किस देश की हैं। देखिए दुनिया की सबसे 10 शक्तिशाली सेनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देखिए दुनिया की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। वहीं इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। ठीक है, इस रैंकिंग में यूएसए के बाद रूस, चीन क्रम दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका रूस, ठीक है, और चीन आपका तीसरे स्थान पर है। लिस्ट में कमजोर सैन्य बलों में देशों में शामिल किया गया है। ठीक है, इस रैंकिंग में कितने 145 देश को सूचीबद्ध किया गया। देखिए अमेरिका की पास जो है दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। देखिए यूएसए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है। यूएस का खर्च दुनिया की सभी देशों से अधिक है। यूएसए अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया में करता रहा है, चाहे वह थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना। ठीक है, क्यों ना हो अमेरिका दक्षिण चीन सागर तक अपनी सेना को तैनात कर रखा है। इसके पीछे चीन का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, भारत क्या आपका चौथा सबसे बड़ा सुपर पावर है। ठीक है, भारत क्या सैन्य अभ्यास में सैन्य शक्ति में चौथा है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद, यानी कि पहले नंबर पर आपकी अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे आपका भारत मामले में। ठीक है, फ्रांस और इटली और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गया है। ठीक है, इस लिस्ट में सबसे कमजोर सैन्य बलों को शामिल करें जिसमें आपके भूटान,
आइसलैंड जैसे शामिल हैं, ठीक है, सबसे कमजोर सैन्य बल में, ठीक है। बेनिन, मोल्दोवा, सोमालिया, लाइबेरिया, सूरीनाम जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। अगर बात करें टॉप सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले देश, देखिए सबसे पहले नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर आपका रूस आता है, तीसरे पर आपका चीन, चौथे पे भारत, पांचवे पे यूनाइटेड किंगडम, छठे पे आपका दक्षिण कोरिया, सातवें पे आपका पाकिस्तान, आठवें पे जापान, नवें पे फ्रांस और 10वें पे इटली, ठीक है। तो ये तो हो गए सबसे शक्तिशाली टॉप 10 देश। अब बात करें सबसे कम सैन्य शक्ति वाले टॉप 10 देश, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका भूटान, दूसरे पे बेनिन, तीसरे पे मोल्दोवा, चौथे पे सोमालिया, पांचवें पे लाइबेरिया, छठे पे सूरीनाम, सातवें पे बेलीज और आठवें पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नवें पे आता है आपका आइसलैंड, 10वें पे आता है आपका सेरा लियोन। देखिए सैन्य ब्रिटेन की जो सैन्य शक्तियां की बात करें, टॉप 4 देशों की बात करें तो उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो पिछले साल ब्रिटेन की 8वां स्थान था, कितना था, 8वां स्थान था, लेकिन इस साल यूके 5वें स्थान पर है। यूके कितने पर है आपका, 5वें स्थान पर है। और दक्षिण कोरिया पिछले साल की तरह 6ठे स्थान पर ही बना हुआ है। जापान और फ्रांस पिछले साल 5वें और 7वें स्थान पर थे, लेकिन इस साल वो 8वें स्थान और 9वें स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। अब किन मानकों पर की जाती है रैंकिंग, देखिए रैंकिंग जो लिस्ट तैयार की जाती है वो 60 से अधिक कारकों को शामिल किया जाता है, जिसमें ग्लोबल फायर पावर के अनुसार इसमें सैन्य इकाइयों की मात्रा और वित्तीय स्थिति से लेकर रसद क्षमताओं और भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों को इसमें शामिल करके इसकी रैंकिंग तैयार की जाती है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए हमारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, देखिए अगर इसकी बात करें, विश्व जनसंख्या ग्लोबल लेवल पर प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें तो इसमें तहत महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, आर्थिक संकट और गरीब से जुड़ी मुद्दा को शामिल किया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस को जो है आपका प्रचलित अहम मुद्दों पर क्या चर्चा करने का मौका मिलता है 11 जुलाई को, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है अगर उसके बारे में बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का मकसद एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाओं और अवसरों से भरा एक उज्जवल भविष्य हो, ठीक है। इसकी कल्पना सतत लक्ष्य जो रखा गया है 2030 के एजेंडे में भी इसको शामिल किया गया, ठीक है। जनसंख्या दिवस के अगर महत्व की बात करें, देखिए बढ़ती जनसंख्या के चलते विश्व समुदाय को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि परिस्थिति तंत्र और मानवता को काफी नुकसान पहुंचता है। सभी चुनौतियों से निपटने के लिए जनसंख्या दिवस जैसे आयोजन की काफी मदद करते हैं, ठीक है। इसके लिए परिवार नियोजन, गरीबी, नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता, मां और बच्चे के स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक उपाय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी जाती है। देखिए विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था, अभी विश्व क्या है, कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था। पूरे विश्व में बढ़ी हुई आबादी के दुष्परिणामों को भी देखा है, इसलिए जनसंख्या प्रबंधन किसी एक विशेष देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी होता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या 2023 की थीम की अगर बात करें, देखिए विश्व की बढ़ती जनसंख्या की अनूठी चुनौती को पहचानने और उसका उपाय खोजने के लिए प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस एक थीम के आधार पर मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस के 2023 की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ठीक है, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना निर्धारित किया गया था, ठीक है। अब विश्व जनसंख्या का ट्रेंड क्या है, देखिए विश्व जनसंख्या ट्रेंड की अगर बात करें तो विश्व जनसंख्या 1 अरब तक बढ़ने में सैकड़ों हजार वर्ष लग गए थे, लेकिन 200 वर्षों में यह 7 गुना बढ़ गई है, ठीक है। 200 वर्षों में क्या है, 7 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई थी। 2021 में लगभग यह 7.9 बिलियन हो गई है और 2023 तक इसके बढ़कर लगभग 8.3 बिलियन पहुंचने की उम्मीद बताई गई है, ठीक है।
विश्व जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उससे उम्मीद जताई जा रही है कि 2050 तक यह कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन, और 2100 में लगभग 10.9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है। हाल ही के दिनों में प्रजनन दर और जीवन प्रत्याशा में भारी बदलाव भी देखे गए हैं। ठीक है। 1970 के दशक की शुरुआत में अगर प्रत्येक महिला के औसतन कितने बच्चे होते थे, 4.5 बच्चे होते थे, जबकि 2015 में दुनिया की कुल प्रजनन क्षमता 2.5 बच्चों से कम हो गई है। साथ ही औसत वैश्विक आयु 1990 के दशक की शुरुआत में 64.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 72.6 वर्ष हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने के पीछे कई कारण नहीं है। ठीक है। कोई विशेष कारण नहीं है। ठीक है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की आबादी 5 अरब हो गई थी। ठीक है। जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की थी, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन ने 11 जुलाई 1989 को बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की घोषणा करी गई थी। ठीक है। इसके साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ष 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। जनसंख्या क्या है, एक वैश्विक मुद्दा है। ठीक है। जनसंख्या का बढ़ता क्या है, एक वैश्विक मुद्दा है। ठीक है। विश्व की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि बड़े पैमाने पर प्रजनन आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण हुई है। साथ ही प्रजनन दर में बड़े बदलाव हुए हैं और शहरीकरण और प्रवासन में भी क्या आई है, तेजी आई है। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या आने वाली पीढ़ियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से इन जटिल परस्पर संबंधी मुद्दों का समाधान खोजने में लगा हुआ है। ठीक है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या कोष UNFPA और आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग की मदद ले रहा है। ठीक है। आगे बात करें, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी की बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए IPL क्रिकेट का सबसे कमाऊ लीग। देखिए अगर बात करें इंडियन प्रीमियर लीग स्टैंड ओलन ब्रांड मूल्य बढ़कर कितनी हो गई है, 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है। जो 2022 में 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। ठीक है। वैश्विक निवेश बैंक हुलियान लोकी ने अपने IPL ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2023 में इस बात की पुष्टि करी है। ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि 2021 में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के प्रीमियम वैल्यूएशन सामूहिक रूप से 12,715 करोड़ के साथ IPL में शामिल हुआ था। ठीक है। अब बात करें इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स की वैल्यू के पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़ी है। मीडिया राइट्स का मूल्य पिछले साल 3 गुना बढ़कर 48,390 करोड़ हो गया है। ठीक है। नई IPL ब्रांड मूल्यांकन स्टडी में लीग के ब्रांड में पिछली वर्ष की तुलना में 80% यानी कि 3.2 बिलियन की भारी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है। IPL क्रिकेट की सबसे कमाऊ लीग बनती जा रही है। ठीक है। अब तेजी से बढ़ रही है ब्रांड वैल्यू की बात करें, वायाकॉम 18 की अगर बात करें, डिज्नी स्टार के साथ 2023 से 27 तक मीडिया राइट्स डील के बाद IPL का व्यावसायिक उद्यम मूल्य 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है। 2022 में 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर 80% अधिक है। ठीक है। कितने से अधिक है, 80% अधिक है। जबकि प्रति मैच के आधार पर IPL के प्रसारण शुल्क की तुलना दुनिया की अन्य पेशेवर लोगों से की जाती है तो IPL नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA, इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL और बुंडेसलीगा से काफी आगे है। ठीक है। अब बात करें CSK ब्रांड वैल्यूएशन की सबसे अधिक, मतलब CSK की ब्रांड वैल्यूएशन सबसे अधिक क्यों है। देखिए हुलियान लोकी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ब्रांड वैल्यू
अन्य आईपीएल टीमों की तुलना में सर्वाधिक है। ठीक है, सीएसके 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यूएशन के साथ लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है, क्या है, लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है, सीएसके और पंजाब किंग्स की ब्रांड वैल्यू के बीच 90 बिलियन डॉलर का भारी अंतर है। एमएस धोनी की बदौलत सीएसके अपनी जीतने की क्षमता और ब्रांड रिकॉल के कारण प्रीमियम मिलता है। ठीक है, देश के प्रायोजक टीमों की रैंक, मतलब देश के प्रायोजक क्या करते हैं, टीमों की रैंकिंग करते हैं जिससे टीमों की सही ब्रांड वैल्यू का पता चल सके। ठीक है, अब बात करें विराट की आरसीबी दूसरे नंबर पर है। विराट की आरसीबी क्या है, दूसरे नंबर पर है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भले ही अभी तक एक भी आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाई हो, लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 195 बिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ब्रांड वैल्यू में 52.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मुंबई इंडियंस तीसरे सबसे मूल्यवान टीम है। ठीक है, मुंबई इंडियंस तीसरी क्या है, सबसे मूल्यवान टीम है। ठीक है, 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। एमआई की ब्रांड वैल्यू 34.8% वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मुंबई इंडियंस 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है, हॉलिंग उनको हालिया प्रदर्शन को देखते हुए ब्रांड वैल्यू में गिरावट दर्ज करी गई थी, लेकिन प्रीमियम प्रायोजकों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता अभी भी बरकरार है। ठीक है, केकेआर की अगर बात करें तो केकेआर 2010 की शुरुआत में मुनाफे में आने वाली पहली फ्रेंचाइजी थी जो 181 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर थी। ठीक है, इस लिस्ट में 120 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ राजस्थान रॉयल छठे नंबर पर है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 103.4 की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, देखिए बात करें आईपीएल फ्रेंचाइजी ब्रांड वैल्यू की। देखिए आईपीएल फ्रेंचाइजी और ब्रांड वैल्यू 2022 और 23 में देखिए परिवर्तन कितना हुआ। सीएसके 146 मिलियन ब्रांड वैल्यू थी। ठीक है, 2023 में 212 हो गई है। कितने परसेंट का वो है परिवर्तन, तो 45% का। ठीक है, आरसीबी 2022 में 128 थी बिलियन डॉलर। ठीक है, अब कितनी हो गई है, 195। कितने की वृद्धि हुई है, 52% की। ठीक है, एमआई की अगर बात करें तो 2022 में 141 थी और 2023 में कितनी हो गई है, 190। ठीक है, तो इसमें भी वृद्धि हुई है 34.8% की। केकेआर की बात करें तो 2022 में 122 मिलियन थी और 2023 में 181 मिलियन हो गई। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई है, 48.4% की वृद्धि हुई है। डीसी की अगर बात करें तो 2022 में 83 मिलियन थी, 133 कितने में हो गई है, 2023 में वृद्धि कितने की हुई है, 60.2 बिलियन की। ठीक है, एसआरएच की अगर बात करें तो 2022 में 81 मिलियन थी और 2023 में 128 मिलियन हो गई है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसमें, तो हुई है 58.02% की। ठीक है, आर की अगर बात करें तो 2022 में इसकी ब्रांड वैल्यू 59 मिलियन थी और 2023 में 120 मिलियन हो गई है। ठीक है, परसेंट की वृद्धि की अगर बात करें तो 103.4% की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, बात करें जीटी की तो जीटी आपकी 2023 में कितनी है ब्रांड वैल्यू इसकी, 120 मिलियन। ठीक है, पीबीकेएस की अगर बात करें 2022 में थी 63%, वो 63 बिलियन और 2023 में कितनी हो गई है, 90 बिलियन। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो 42.85%। ठीक है, एलएसजी की अगर बात करें तो 2023 में कितनी बिलियन है, 83 बिलियन। ठीक है, 83 मिलियन ब्रांड वैल्यू। ठीक है, अगला टॉपिक की अगर बात करें तो कि भारत की पहली एआई न्यूज प्रेजेंटर कौन है, आपकी लीसा। तो लीसा के बारे में अगर बात करें, देखिए कौन है लीसा, तो एआई प्रेजेंटेटर लीसा को ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह क्या है, एक एआई बेस्ड न्यूज प्रेजेंटेटर है। इसे भारत की पहली एआई न्यूज प्रेजेंटेटर माना जा रहा है। आज के इस डिजिटल युग में जहां लोग इंटरनेट पर क्या अधिक समय बिताते हैं, इस तरह की पहल
लोगों की टेक्नोलॉजी को करीब ले आ जाएगी। एआई न्यूज एंकर लिसा का परिचय भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। ठीक है, भारत की पहली एआई न्यूज प्रेजेंटेटर की अगर बात करें, देखिए ओटीटी के डिजिटल बिजनेस ट्रेंड लितासा मंगत पांडा ने कहा है कि लिसा ओडिशा की और भारत की पहली एआई एंकर है। उन्होंने कहा है जिसे पत्रकारिता के साथ प्रौद्योगिकी का संयोजन करते हुए समाचार को सटीक और कुशलता से पेश कर रही है। इसमें एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है हम उसे हाई लेवल पर ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वह दूसरी से आसानी से बात कर सके। ठीक है, अप्रैल में कुवैत ने अपना एआई न्यूज प्रेजेंटर फेदा लॉन्च किया था। ठीक है, कुवैत समाचार और कुवैत टाइम्स ने अपने ट्विटर फीड पर इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, अब बात करें मीडिया क्षेत्र में क्या है, इस युग की नई शुरुआत होगी। ठीक है, देखिए अंग्रेजी ओडिशा में अंग्रेजी में पेश करती है न्यूज। एआई न्यूज प्रेजेंटर लिसा क्या है, अंग्रेजी में इस ओटीटी टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओडिशा और अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, जो लिसा है, और इसमें आपका कोई खास है नहीं। ठीक है, देखिए अगला बात करें स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। देखिए स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस की अगर बात करें, देखिए स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने एक उपलब्धि हासिल करते हुए रिकॉर्ड सोलवार लॉन्च किया। ठीक है, फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन ने स्पेस एक्स के 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स 22 स्टारलिंक्स सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट LE में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने रविवार देर रात अपनी कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें फाल्कन 9 रॉकेट की रिकॉर्ड 16वीं उड़ान। देखिए इसकी बात करें, देखिए लगभग 230 फुट का फाल्कन 9 रॉकेट केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में 22 इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट्स को लेकर उड़ान भरा है। उड़ान भरने के 8.5 मिनट यानी कि 120 फुट बूस्टर बमास के पास एक ड्रोन जहाज पर उतरा। इसके साथ ही इस बूस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ 16वीं उड़ान पूरी की। यह बूस्टर स्पेस की उपलब्धियों में से एक है। ठीक है, यह बूस्टर अटलांटिक महासागर में स्पेस ड्रोनशिप जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन के डेक पर उतरा है। ठीक है, 5000 इंटरनेट बीमिंग स्टारलिंक्स पहुंच चुके हैं स्पेस में। कितने पहुंच चुके हैं? 5000 इंटरनेट बीमिंग स्टारलिंक्स पहुंच चुके हैं अब तक स्पेस में। ठीक है, देखिए स्टारलिंक्स सैटेलाइट्स की या लर्निंग स्पेस कॉस्ट की अगर बात करें, कॉस्ट की वर्ष की 34वीं लॉन्चिंग थी। स्पेस एक्स ने वर्ष 2019 में पहली बार स्टारलिंक्स सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की शुरू करी थी। 2019 के बाद से अब तक लगभग 5000 इंटरनेट बीमिंग स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, 1.5 मिलियन से अधिक इसके सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, स्टारलिंक्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दुनिया भर में लोकप्रिय होती जा रही है। इसका लक्ष्य 2023 के बाद ग्लोबल मोबाइल फोन सर्विस करने की है। ठीक है, स्पेस एक्स 2019 में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की शुरुआत करी थी। इस सर्विस के लिए अभी तक दुनिया भर में 1.5 मिलियन से अधिक ग्राहकों ने साइन अप किया हुआ है, जिससे आने वाले समय में इसे बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात करें स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट है क्या। देखिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट इंटरनेट दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मास्क का क्या है, एक प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसे सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा। स्टारलिंक सैटेलाइट्स का लाइफ स्पैन लगभग 5 वर्ष होता है। ठीक है, स्टारलिंक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो 56 से अधिक देशों को सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करता है। ठीक है,
फाइबर ऑप्टिक्स की तुलना में 47% तेज इंटरनेट देता है। फाइबर ऑप्टिक्स की तुलना में 47% तेज इंटरनेट देता है। ठीक है, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स केबल की तुलना में 47% तेज स्पीड के साथ इंटरनेट उपलब्ध कराता है। ठीक है, जिसकी क्या है, इसके कारण इसकी मांग बढ़ती जा रही है। वहीं वाईफाई राउटर केबल, पावर सप्लाई और एक माउंटिंग ट्राइपॉड होता है जो सीधे यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, अगली फाल्कन 9 लॉन्चिंग होगा, लैंडिंग। देखिए, अगली फाल्कन 9 लॉन्चिंग होगा और लैंडिंग। ठीक है, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट के तहत अगली लॉन्चिंग 13 जुलाई को निर्धारित करी गई है। फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लेकर उड़ान भरेगा। लिफ्ट ऑफ विंडो 13 जुलाई को पूर्वाह्न 12:35 पर अपराह्न 2 बजे EDT तक होगी। इस लॉन्चिंग में ड्रोन जहाज की लैंडिंग भी होगी। इस बार शॉर्ट फॉल और ग्रेविटास पर फ्लैट पैक सैटेलाइट्स को लगभग 340 मील ऊपर लो अर्थ पर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फाल्कन 9 का पहला फेज दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। पिछली बार 15 उड़ानों में से डेमो में 2 स्पेस का पहला क्रू मिशन था, जिसकी मदद 2020 में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। ठीक है, नासा के 2 अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रियों को क्या था, भेजा गया था। ठीक है, फाल्कन 9 एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य माध्यम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कार्गो और क्रू मेंबर्स को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। इसे अमेरिकी एरो स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसकी अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है।